ओके गाइस, आगे नया टॉपिक चालू करते हैं। आप लोग का एलपीजी चालू किया था मैंने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था? 1991 के अंदर ये पॉलिसी लेके आई थी गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, जहां पे इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुकी थी, लोन्स बहुत ज्यादा हो चुके थे। तब जाके सरकार ने, उस टाइम पे मनमोहन जी कौन थे उस टाइम पे? मनमोहन जी थे हमारे इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर। इकोनॉमिक्स थे, ग्रेट इकोनॉमिक्स, जिन्होंने क्या किया? एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च किया। सो एलपीजी पॉलिसी उस टाइम पे क्या करी गई थी? लॉन्च करी गई थी। उसके एलपीजी के अंदर तीन फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से तीन फैक्टर्स आते हैं एलपीजी के अंदर? पहला आता है अपना लिबरलाइजेशन, दूसरा होता है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला जो था लिबरलाइजेशन, वो आपको पिछले पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा, मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस कर लिया था। आज से अपन चालू कर रहे हैं नई पॉलिसी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। देखो भाई, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा कुछ नहीं, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक ऐसी पॉलिसी जहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर अपनी ओनरशिप को छोड़ के प्राइवेट में देना चालू कर दिया अपनी ओनरशिप। मतलब सरकार ने सरकारी कंपनीज को बंद करके गैर सरकारी बना दिया। मतलब ये हुआ कि सरकार की जो कंपनीज थी उनके शेयर्स उन्होंने प्राइवेटाइज करना चालू कर दिया, मतलब प्राइवेट कंपनीज को बेचना चालू कर दिया। उस टाइम पे सीन ऐसा था कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी वो तो थी ह्यूज लॉसेस के अंदर, और प्राइवेट कंपनीज आना चालू हो चुकी थी प्रॉफिट के अंदर। अब गवर्नमेंट को लगा कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनको हमेशा चाहिए होता है प्रॉफिट। हर प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। सो सिंस एवरी प्राइवेट इंडिविजुअल वांट्स प्रॉफिट, तो उसने क्या किया? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट की जरूरत है, तो उसने ये किया कि प्राइवेट सेक्टर को अपने अपने शेयर बेचना चालू कर दिया, जिससे प्राइवेट कंपनीज क्या करेगी? धीरे धीरे मैनेजमेंट संभालेगी और उन गवर्नमेंट कंपनीज जो लॉसेस में चल रही है वो लॉसेस को क्या ले आएगी? प्रॉफिट्स में ले आएगी। देखो, इससे सरकार की वर्थ बढ़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज सरकार की, गवर्नमेंट की कंपनी है, समझना इस बात को, गवर्नमेंट की कंपनी है, चल रही है लॉस में। गवर्नमेंट की कंपनी है, मान लो कोई सी भी, लाइक एग्जांपल बीएसएनएल है। अब बीएसएनएल की मार्केट में जो वर्थ है वो है मान लो 2000 करोड़ की। कितने की है? 2000 करोड़ की है। ये बीएसएनएल की मार्केट वैल्यूएशन है, 2000 करोड़ की वैल्यूएशन है बीएसएनएल की। एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ढंग से समझिएगा। बीएसएनएल की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कितनी है? 2000 करोड़ की। अब बेटा, बीएसएनएल की मार्केट वैल्यूएशन अगर 2000 करोड़ की है और 100% ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने क्या किया? इसकी 40% ओनरशिप सेल कर दी। 40% ओनरशिप क्या कर दी? गवर्नमेंट ने सेल कर दी। किसको? प्राइवेट को। सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने 40% ओनरशिप सेल कर दी। अब 40% ओनरशिप जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में सेल कर दी है, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्राइवेट सेक्टर में 40% ओनरशिप सेल कर दी 800 करोड़ के अंदर। कितने के अंदर? 800 करोड़ के अंदर। तो 800 करोड़ सेल करके सरकार की जो ओनरशिप रह गई वो रह गई 1200 करोड़ की। अब जैसे ही प्राइवेट सेक्टर ने क्या करा? इस बिजनेस के अंदर एंटर करा, उन्होंने नई स्ट्रैटेजीज के साथ काम करना चालू किया, नए प्लान्स बनाए। एग्जांपल दे रहा हूं, एक नए प्लान्स बनाए, नई पॉलिसीज बनाई, बीएसएनएल के अंदर काम किया, बीएसएनएल के अंदर थोड़ा खर्चा करवाया, और खर्चा करवा के बीएसएनएल के अंदर 3G 4G 5G पॉलिसीज लॉन्च कर दी। बीएसएनएल का सेट टॉप बॉक्स बना दिया, बीएसएनएल के ऊपर पैसा खर्च करवा के बीएसएनएल को मार्केटाइज कराया, थोड़ा एडवर्टीजमेंट कराया। एडवर्टीजमेंट होने से बीएसएनएल की वर्थ बढ़ी, बीएसएनएल के यूजर्स इंक्रीज होने लगे। यूजर्स इंक्रीज होते होते बीएसएनएल का जो वैल्यूएशन था वो हो गया 5000 करोड़। कितना हो गया? 5000 करोड़। 2 साल के अंदर 5000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया पूरे बीएसएनएल का, जिसका 60% जो गवर्नमेंट के पास है वो कितना होता है? 3000 करोड़। मतलब गवर्नमेंट के पास जो वर्थ थी वो थी 2000 करोड़ की, और वो 2000 करोड़ की वर्थ कितनी पहुंच चुकी थी? ठीक है, जिसमें से सरकार ने ऑलरेडी 40% बेच दिया, 1200 करोड़ की वर्थ पहुंच चुकी थी 3000 करोड़। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन से सरकार को बहुत ज्यादा मुनाफा मिला है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन के लिए बोलते हैं ना कि ये गलत है या प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लो भैया आपके सामने प्रूफ है। और सरकार अगर इस कंपनी को चलाती और 5 साल चला ले तो इसकी वर्थ रह जाएगी 500 करोड़, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको बहुत पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाएगा। सो होता यही है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सरकार अपने पास ही सारी कंपनीज को रखे। सरकार अपने पास कंपनीज को रखे, मेजॉरिटी स्टॉक अपने पास रख ले,
बट थोड़ा स्टेक तो कंपनी को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए जब सरकार को लगता है उनसे मैनेजमेंट नहीं संभाला जा रहा। और यही उन्होंने किया प्राइवेटाइजेशन के अंदर कि थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रखा, थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ से निकाल के प्राइवेट को दे दिया ताकि मैनेजमेंट सुधरे तो अल्टीमेटली वर्थ बढ़ जाएगी और कंपनीज की वर्थ बढ़ाना जरूरी है। आप खुद देख सकते हो कंपनीज की वर्थ बढ़ने से कितना ज्यादा फायदा हो गया है, आपके सामने की बात है। तो यही हुआ गवर्नमेंट कंपनीज के साथ में। जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज है, मतलब सरकार के पास जिसका थोड़ा बहुत शेयर है 50% 40%, उनका वैल्यूएशन ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैनी फोल्ड टाइम इंक्रीज हुआ, कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया उनका शेयर, उनकी वर्थ। सो ये यही बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। स्टेट मतलब सरकार द्वारा ओन्ड एंटरप्राइज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। इसे क्या कहते हैं अपन, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइवेटाइजेशन। इट इंप्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप और मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली, ठीक है, क्या करा, अपनी ओनरशिप या मैनेजमेंट को रिमूव कर लिया। एक तो होता सरकार धीरे धीरे कर दिया, आराम आराम से 1% 2%, एक में 30% सीधे ओनरशिप अपनी वापस ले ली, प्राइवेट में स्टेक बेच दिया। फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इट में हैपन इन टू वेज, दो तरीके से हो सकता है। क्या क्या, आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। आउटराइट सेल का मतलब होता है जैसे सीधे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, हाँ अंबानी एक काम कर, हमारी 2 कंपनी खरीद ले, सीधे बेच दिया, समझ गए क्या, सीधे बेच दिया। हाँ टाटा 3 कंपनी तुम खरीद लो, इस तरीके से क्या, आउटराइट सेल, एक साथ बेच दिया। विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज, ठीक है, जो कि जॉइंटली ओन थी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास में, ठीक है, वहां से उन्होंने क्या करा, अपने ओनरशिप को और विड्रॉल कर लिया। मतलब जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप 70%, प्राइवेट की ओनरशिप 30%, गवर्नमेंट ने और 20% बेच दिया, प्राइवेट की ओनरशिप 50%, सरकार की ओनरशिप 50%, और प्राइवेट का मैनेजमेंट वहां पे आ जाएगा। समझ गए क्या, प्राइवेट मैनेजमेंट वहां पे और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आउटराइट सेल भी हो सकता है इसके अंदर, और दूसरा हो सकता है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ओनरशिप को भी धीरे धीरे विड्रॉ कर सकती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है आउटराइट सेल करना। क्या करना है, एक साथ बेच देना। समझ गए क्या। सो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब सरकार क्या करती है, अपनी ओनरशिप हटा के किसको दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। किसको दे देती है, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज रेनोवेशन ऑफ पीएसयूज। इट इज कॉल्ड एज रेनोवेशन ऑफ पीएसयूज। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की क्या हमें सच में जरूरत थी, या सरकार ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा किया, क्यों किया या क्यों कर रही है। प्राइवेटाइजेशन आज का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे सामने। आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं प्राइवेटाइजेशन का। होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएस के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मतलब सरकार वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे ध्यान देती है, टैक्सेस पे ध्यान देती है, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी पे ध्यान देती है। सरकार नहीं ध्यान देती बिजनेसेस पे। आज वहां के बिजनेसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज्यादा बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो चुके हैं कि वो जो इकोनॉमी, मतलब दूसरी कंट्रीज की, बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी के बराबर वहां की एक एक कंपनी है। मतलब अगर आप देखो एप्पल, तो एप्पल अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। मतलब एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो है, वहां की जो कंपनी है एप्पल, ठीक है, जिसके आईफोन्स आते हैं, वो कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है कि वो अपने आप में एक देश के बराबर है। अब आप सोचो, वो अपने आप में एक देश के बराबर है। कोको कोला अपने आप में एक देश के बराबर है। मतलब आप सोच के देखो कि जो कंपनीज, वहां की कंपनीज कंट्रीज के बराबर की वर्थ रखती है, इतनी बड़ी इकोनॉमी। मतलब अगर वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज अगर आप देखो ना, तो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर नाना करके भी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज के अंदर 7 to 8 कंपनीज तो किसकी आती है, यूएस की आती है। और वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन उठा के देखो तो 6 to 7% कौन होते हैं, यूएस के लोग होते हैं। क्योंकि वहां पे प्राइवेटाइज है, वहां पे गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, तुम आराम से बिजनेस करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां की कंट्री किस पे फोकस करती है, बिजनेसेस पे फोकस करती है। समझ गए, वो डिफेंस पे फोकस करती है। सो इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से वहां पे इतना जल्दी ग्रोथ आ गया। तो ये बोलता है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन में
नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज में सिर्फ और सिर्फ लॉस था, कुछ भी नहीं था। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन दिस रिगार्ड। क्या क्या है ऑब्जर्वेशंस, देखिएगा जरा। The process of industrialization was initiated during second 5-year plan. सेकेंड 5-year प्लान के अंदर ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमने फोकस करना चालू किया था। अब फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था हमारा, ठीक है, आजादी के बाद, ठीक है, जब हम क्या हो गए थे, रिपब्लिक हो गए थे, उसके बाद हमने 1951 से 5-year प्लान बनाना चालू किया था, 51 से 56। उसके बाद हमने सेकेंड 5-year प्लान बनाया। तो सेकेंड 5-year प्लान जो हमने बनाया, वहां से हमने क्या किया, प्लान असाइन कर दिया की रोल टू पीएसयूज, मतलब पीएसयूज हमने बनाना चालू कर दिए थे। The Industrial Policy Resolution 1956 clearly and categorically stated the significance of PSU in the process of growth and development. अब हुआ क्या, कहानी कहां से चालू हुई वो सुनो। इंडिया आजाद हुआ 1947 के अंदर। इंडिया आजाद हुआ 1947 के अंदर। इंडिया की आजादी भी अपने आप में एक स्कैम थी। इंडिया की आजादी भी अपने आप में एक स्कैम थी। उससे 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना था तो उसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, ठीक है, उसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी था, और इंडिया की आजादी से 2 साल पहले डब्ल्यूटीओ बन चुका था। तो इंडिया टेक्निकली इंडिपेंडेंट तो पहले हो चुका था, आजादी के पेपर्स पे साइन बाद में हुए थे, और आजादी के पेपर्स पे साइन होने के बाद भी एक ब्रिटिशर हमारा क्या बना था, ब्रिटिशर आपको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन। वो कौन था, गवर्नर ऑफ इंडिया। ही बिकेम गवर्नर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी बनना चाहते थे गवर्नर ऑफ इंडिया, उनको बनाया नहीं गया। तो ये पूरा ना एक आजादी भी अपने आप में एक स्कैम जैसा ही था, ठीक है। किस तरीके से आजाद हुए, क्या स्कैम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 में हम आजाद हो गए, तो आजादी के 3 साल तक हम लोग क्या कर रहे थे, आजादी के 3 साल तक हम ब्रिटिशर्स के जो बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसी के हिसाब से काम कर रहे थे। और तब हमने प्लान किया कि नहीं है, हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स प्रिपेयर किए, उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया कि अब हम रिपब्लिक हैं, अब हम हमारे हिसाब से क्या करेंगे, अब हम हमारे हिसाब से हमारे कंट्री को चलाएंगे। तो रिपब्लिक होने के लिए जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट कर रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा, जिसमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको हमने स्टडी करके क्या करा, एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी, ठीक है, जहां पे सबको राइट्स दिए जाए, ड्यूटीज हो, और इन सब तरीके से हमने क्या करा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट होने के बाद हम लोगों ने उसे एप्लीकेबल करा दिया, आजादी हो गई, रिपब्लिक बन चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हम लोगों ने इंडिया की ग्रोथ और, ठीक है, डेवलपमेंट पे फोकस करना चालू किया। सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडिया की ग्रोथ आएगी एग्रीकल्चर से, क्योंकि लोगों को वही चीजें आती है। हमारे पास ना तो कोई बिजनेस था उस टाइम पे, हमारे पास इनकम के ज्यादा सोर्सेस थे नहीं। 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्या काम कर रही है, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हो क्या रहा है, सरकार ने डिसाइड करा कि नहीं, हमें इंडस्ट्रीज भी चाहिए, इसके साथ में क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए। इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए चाहिए ह्यूज लेवल का इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए, ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये थी कि ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने बोल तो दिया, बट लेके कहां से आई है ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलना आसान है, पाना मुश्किल था। ह्यूज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तो इंडिया के अंदर जो कंपनीज चल रही थी ना, वो थी टाटा बिरला। कौन सी, टाटा बिरला। तो सरकार ने क्या किया, टाटा बिरला को बुलाया, टाटास और बिरलास को बुलाया, ठीक है, उनसे मीटिंग करी। तो मीटिंग करी नेहरू जी ने और बाकी के लोगों ने मीटिंग करी कि टाटा बिरला तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग इंडस्ट्रीज को और बढ़ाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो लोग बोले भाई साहब हमारे बस की नहीं है इतना, हम लोग एक स्टेट संभाल सकते हैं, एक सिटी संभाल सकते हैं, बट इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी कंट्री को संभालना हमारे बस की नहीं है। वो तो चीज आप ही को करनी चाहिए, क्योंकि इनको पता था कि कंपनीज तो जाएगी ह्यूज लॉसेस के अंदर, तो हम लोग कैसे कर ले काम। तो उस टाइम पे हुआ ये कि सरकार ने डिसाइड किया कि 1956 में वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आए, जहां पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब तो पीएसयू हमें ही बनाने पड़ेंगे। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाना किसने चालू किया, सरकार ने। अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज बना दी उन्होंने, पावर सेक्टर की अलग बना दी उन्होंने, टेक्सटाइल्स के लिए अलग काम करना चालू करा। तो हर चीज के ऊपर, आयरन पे अलग काम करना चालू किया, मिनरल्स पे अलग काम करना चालू किया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे अपनी कंपनीज बनाना चालू कर दिया। क्या कर दिया, सरकार ने अपनी कंपनीज बनाना चालू कर दिया, क्योंकि इसके लिए चाहिए था ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो देखो होता क्या है, एक बात समझाता हूं मैं आपको।
आपको पता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, डेफिनेटली ऐसा बोलते हैं ना, गुरुवार को बाल नहीं काटते, गुरुवार को नाखून नहीं काटते, रात के टाइम पे नाखून नहीं काटने चाहिए। देखो उस समय पे जो बात एप्लीकेबल थी वो जरूरी नहीं है कि वो चीज आज के टाइम पे भी एप्लीकेबल हो। शायद हो सकता है कि पुराने टाइम पे ये चीज बनाई गई थी इसीलिए। मतलब आपको पता है ये चीज मैं भी फॉलो करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि बचपन से जो चीज सुनते हुए आए हैं इंसान को उसके ऊपर बिलीव अपने आप हो जाता है कि हाँ नहीं करना चाहिए। मंगलवार को बाल मैं नहीं कटवाता, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कटवाते। क्यों नहीं कटवाते इसका सच में रीजन नहीं पता, बट मैं आपको इसका एक लॉजिक बताता हूं। इसका एक रीजन मैंने स्टडी करा था एक बुक के अंदर। वो रीजन ये बोलते हैं कि जो नाई थे ना उस टाइम पे, उनको ना ब्रेक नहीं मिलता था बिल्कुल भी। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने म्यूचुअली मिलकर डिसाइड करा कि यार हफ्ते में एक ब्रेक तो मिलना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि हम टाइम हमारी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिखना सबने एक मिलकर डिसाइड करा कि मंगलवार को हम ये क्या करते हैं, रूल बनाते हैं कि मंगलवार को हम लोग, ठीक है, छुट्टी लेंगे। इस तरीके का जो वर्ड ऑफ माउथ था वो स्प्रेड होने लगा, पूरी कंट्री में धीरे धीरे फैल गया और सबके दिमाग में क्या बात बस गई कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, ठीक है। अब लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा। ये मैंने एक बुक में पढ़ा, ये सच है कि झूठ है ये बाकी पता नहीं है, सालों पुरानी बातें हैं, आज की नहीं, पता नहीं कितने सालों पुरानी बात है। तो आज इसके पीछे अभी किसी को लॉजिक नहीं पता, बस ये बोल देते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाना। आप समझ रहे हो? तो उसी तरीके से क्या किया, मंगलवार को बाल नहीं कटवाना, रात को बाल नहीं काटना, तो रात को बाल नहीं काटना, रात को नाखून नहीं काटना। तो उसका लॉजिक तो समझ आता था कि पहले के टाइम पे लाइट इतनी होती नहीं थी, तो रात को अगर आप नाखून काटते तो हो सकता है कि रात को नाखून काटने के लिए पहले तो नेल कटर्स वगैरह होते नहीं थे, या तो लोग कैंची से काटते थे या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट होता था। हो सकता है कि आपके ज्यादा लग जाए, हो सकता है कि वो खाने में गिर जाए नाखून, तो जो कि गलत था। तो इसीलिए उन्होंने लॉजिक बताया कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। अब होता क्या है कि ये बातें उस टाइम पे हो सकता है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, और ये बातें आज की डेट में हो सकता है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो, बट हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली हम लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे ये क्या बातें माननी चाहिए, दैट इज माय क्वेश्चन। तो आंसर आएगा कि नहीं माननी चाहिए सर, बट हम फिर भी मानेंगे। टेक्निकली नहीं माननी चाहिए, रात को नाखून काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, गीता में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कुरान में नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं है। बस एक बातें जो चलती हुई आ रही है, कहावतें जो चलती हुई आ रही है, आज भी वही चल रही है। क्यों, इसका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं पता किसी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है। बाकी आपको समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? उस टाइम की बात जो तब एप्लीकेबल थी वो आज एप्लीकेबल हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। उसी तरीके से 1956 के अंदर सिर्फ सरकार के पास पैसा हुआ करता था, सरकार उधार ले सकती थी और लोगों के पास पैसा नहीं था। तो उस टाइम पे सच में हमें जरूरत थी कि सरकार कंपनीज चालू करे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले और गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज बनाए लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को नौकरी देने के लिए। तो सरकार ने 1956 में वही काम किया, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चालू करी, इंडस्ट्रीज चालू करी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, कोल इंडिया, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज चालू हुई। तो सरकारी कंपनीज चालू हुई, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसके अंदर क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। क्या मिला उसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट मिला। इतने सारे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद, बात समझना, दिमाग लगाना, इतने सारे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया। एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद लोगों ने धीरे धीरे डेवलप करना चालू हुआ, लोग धीरे धीरे ग्रो करने लगे। अब दिक्कत कहां आना चालू हुई वो सुनेंगे। दिक्कत कहां से आना चालू हुई कि एक टाइम के बाद सरकार वहां पे करप्शन से भर चुकी थी, करप्शन वहां पे भर चुका था। करप्शन भरने की वजह से लोगों की नौकरी इतनी ज्यादा सिक्योर हो गई थी कि उनको डर खत्म हो गया था कि कोई उनको निकाल सकता है नौकरी से। अब लोगों को अगर किसी को पता लग जाए कि आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, तुम जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा ही कमाते रहोगे हमेशा, हर 2-3 साल में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तो इंसान मेहनत करना छोड़ देगा। अगर इंसान को डर होता है कि कभी भी उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, इंसान को डर है कि कभी भी उसको ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, तभी इंसान काम करता है। आज अगर किसी के साथ भी ऐसा हो जाए ना कि तू तो क्या चिंता करता है, काम कर चाहे मत कर, ठीक है, तेरे को तो फिक्स इनकम मिलती रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, 4-5 साल पहले मुझसे पढ़ा था। उसके फादर के पास गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उसके फादर ऑफिस में से ज्यादा काम नहीं होता था। उसके फादर जब मर्जी होती थी तब ऑफिस जाते थे, साइन करते थे, 2 घंटे बैठते थे, 1 घंटा बैठते थे, घर आ जाते थे।
मस्त घर आ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी मन कर रहा है जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, इस तरीके से उनका पूरा सीन चलता था। मतलब मर्जी है तो जाएगा इंसान, मर्जी नहीं है तो नहीं जाएगा इंसान, इस तरीके का उनका काम चलता था। अब आप खुद सोच के देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर भाई गलत तो है ना, प्राइवेट में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप सामने वाले को कमा के दोगे, ग्रोथ दिलाओगे, तब आपकी भी ग्रोथ है। तो ये इंसान को अगर पता होता है तो इंसान मेहनत करता है, ग्रोथ लाने की कोशिश करता है, और अगर इंसान को नहीं पता तो ग्रोथ लाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर। गवर्नमेंट कंपनीज में सब लोगों को पता लग गया कि अगर वो काम करे चाहे नहीं करें, ग्रोथ लेके आए चाहे नहीं लेके आए, उनको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। अब यही सरकार की मजबूरी रह गई कि सरकार ने किसी को नौकरी से निकाला नहीं, कभी किसी को डराया नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गए, ठीक है, वो सिर्फ एक डेड वेस्ट होने लग गए गवर्नमेंट के लिए। मतलब सरकार उसको पैसे दिए जा रही है, लॉस खाए जा रही है, और लॉसेस को रिकवर करने के लिए सरकार उधारी लिए जा रही है, जिसके ऊपर और ब्याज दिए जा रही है, ठीक है, बीओपी के अंदर डेफिसिट आए जा रहे हैं। अब यहां पे एक ऐसी सिचुएशन में आ गई सरकार की, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो सरकार ने फाइनली बहुत सालों बाद, जो सरकार को 20 साल पहले और 20 साल पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था, वो 20 साल के बाद 1991 के अंदर डिसीजन लिया गया। मतलब 1956 के बाद आपको डिसीजन 1971, 75, 80 तक तो ले ही लेना चाहिए था, जिसका भी आपने और इसे घिसा, ठीक है। मतलब इंसान के अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाती है ना, आपको पता है क्या होता है, शरीर में अगर हाथ पे अगर, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन हो गया, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है, तो वहीं के वहीं वो दवाई लगा के सही कर देगा। इन्फेक्शन अगर फैल जाएगा तो हाथ ही काटना पड़ेगा, यही होगा ना। यही हुआ सरकार के साथ, जब इन्फेक्शन फैलता गया, पीएसयूज इतने ज्यादा बर्बाद हो गए सरकार को समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो हाथ काट दिया, मतलब पीएसयू बेचना पड़ा। दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। समझ आया लॉजिक? तो सरकार ने जब लास्ट में किया तो भाई पहले ही कर रहे थे। आपने एक ही मान्यता के साथ उसे कब तक चलाते रहोगे भाई? एक टाइम तो आएगा जब उसे बदलना पड़ेगा। बदलते क्या हुआ, ठीक है, ग्रोथ आना चालू हो गई, पीएसयूज प्रॉफिट में आना चालू हो गए। तो गवर्नमेंट के डिसीजंस लेट हुए, बट बहुत जरूरी थे गवर्नमेंट का डिसीजन लेना। The industrial policy resolution clearly and categorically stated the significance of PSUs in the growth and development। जरूरी था, मैंने आपको बताया 1956 में कोई सहारा नहीं था, सरकार को डिसीजन लेना जरूरी था। It is beyond the doubt that it was through the spread of PSUs in India को diversified industrial base between the period 1951 and 1991 से सरकार की वजह से हो पाया। गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेती तो 1951 से लेकर 1991 तक हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पाते। It was on account of the spread of PSU that Indian economy underwent a structural transformation. People started shifting from agriculture to industry. लोग क्या हो गए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज पे जाने लगे as their source of livelihood, and there was a gradual increase in the percentage contribution of industry to GDP। आपको पता है सबसे ज्यादा जो GDP का कंट्रीब्यूशन आ सकता था वो इंडस्ट्री की वजह से। अभी तो टर्शरी सेक्टर की वजह से आता है, बट सेकंड लेवल पे क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और एक टाइम पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर गई थी। PSUs gave us नवरत्न, 9 jewels of Indian country, ठीक है, एंड मिनी रत्न। एक्चुअली हमने जो हमारी कंपनीज थी ना, उनको नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, 3 कैटेगरीज में पार्ट कर रखा था। नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न। नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, ठीक है, इसको ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। Gradually most public sector enterprise turned as a social dead waste, और कुछ टाइम के बाद ये सोशल डेड वेस्ट बन गया सरकार के लिए, वेट बन गया, और एज ए सोशल लायबिलिटी माउंटिंग लॉसेस ऑफ पीएसयू बिकेम अनसस्टेनेबल। सरकार के साथ ऐसा हो गया, थक चुके हैं, इतना लॉस खाते खाते एक लिमिट तक बिजनेस लॉस खा सकता है, सरकार लॉस खा सकती थी। सरकार का वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था, मतलब घड़ा भर चुका था, और सरकार फट गई। मतलब क्या, हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी तो है, अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, हाँ। चलिए अब आगे देखते हैं, ऑब्वियस गेन्स एंड इंपैरेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के कुछ गेन्स है, कुछ लॉसेस हैं। क्या क्या लॉसेस है, क्या क्या गेन्स है, देखना। प्राइवेटाइजेशन इंप्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या बोलता है, प्राइवेटाइजेशन बोलता है भैया सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा जरूरी है सोशल इंटरेस्ट से, ठीक है। कोई आप खाना खा रहे हो, आपको आज ही खाना मिला है 2 दिन में, कोई सामने से खाना खाने मांगने आया, अगर वो खाना उसको दे दोगे तो आप क्या खाओगे, आप भूखे मरना चाहते हो। सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच लो, सोशल इंटरेस्ट के बारे में बाद में सोच लेंगे।
तो ये बोलता है सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना ओवर सोशल इंटरेस्ट। When self interest prevails, the entrepreneur work with 100% commitment. जब सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो इंसान 100% कमिटमेंट के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है? 100% कमिटमेंट के साथ। पूरी मेहनत लगा देता है, पूरी जान लगा देता है उस काम के लिए। एंड एफिशिएंसी बिकम्स द कंडीशन, और एफिशिएंसी उसे चाहिए होती है ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। हाई प्रोडक्टिविटी इज द ऑब्वियस रिजल्ट। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिलता है प्राइवेटाइजेशन से? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या मिलता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क इन ए कंपैटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बोलता है वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। तो कंपैटिटिव एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो चाहे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो चाहे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो। ठीक है, कंपैटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है हम लोग को। कंपटीशन अपग्रेड इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। और कंपटीशन जितना ज्यादा होगा अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन उतना ही जल्दी होगा। आप सोचो कोविड के अंदर कंपटीशन था तो अपने आप जल्दी से क्या हो गया? मॉडर्नाइजेशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया। सारे टीचर्स क्या हो गए? अपने आप अपग्रेड हो गए, मॉडर्नाइज हो गए। इतना जल्दी मॉडर्नाइजेशन किसी ने सोचा नहीं था। जो चीज 5 साल बाद आती ना, पता है आपको, वो 5 साल पहले आ गई। ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है ना, ये 5 साल बाद आती कम से कम, और दुनिया 5 साल आगे खिसक गई। मतलब कई चीजों में दुनिया 5 साल आगे खिसक गई, कई चीजों में दुनिया 2 साल 3 साल पीछे हो गई। तो दोनों चीजें हुई है। कोविड से फायदे भी हुए हैं कुछ, नुकसान भी हुआ है बहुत कुछ, बट एक फायदा भी हुआ है। मैं तो आपको एक नॉर्मल बात बता रहा हूं कि अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंपटीशन के अंदर सस्टेन करने के लिए। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन किसे प्रमोट करता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अनलाइक PSUs, प्राइवेट एंटरप्राइज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट्स। प्राइवेट एंटरप्राइज क्या कमाती है? हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट्स। रिलायंस हाई प्रॉफिट्स चाहिए, टाटा हाई प्रॉफिट्स चाहिए, बिरला हाई प्रॉफिट्स चाहिए। हर कंपनी को क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट्स चाहिए, एंड दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स। These are used for expansion and diversification of production. अब प्रॉफिट्स आएंगे तो उस प्रॉफिट्स को यूज करा जाएगा और बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। MNCs, that is multinational corporation, are testimony of the fact, ठीक है, एक प्रूफ है that private sector enterprise are capable of redefining benchmark of growth. MNCs एक प्रूफ है आपके सामने MNCs एक ऐसा प्रूफ है जो ये शो करती है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिर्फ एक देश में नहीं रही, 100 देशों में फैली है, और उसने एक अलग ही बेंचमार्क क्रिएट कर दिया ग्रोथ और डेवलपमेंट का। कोको कोला अपने आप में एक देश बन के सामने आ गया। इतनी बड़ी ग्रोथ, इतनी ज्यादा ग्रोथ किसने शो करी? कोको कोला ने। क्या शो करने के लिए? ये शो करने के लिए कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस अगर सच में काम करती है तो वो एक देश की इकोनॉमी से भी बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, कितने बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रॉफिट कमाती है, बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, उसके से और ज्यादा कमाती है और री इन्वेस्ट करती है, और कमाती है और री इन्वेस्ट करती है। एग्जाम्पल दे रखा है डीमार्ट का मैंने आपको। डीमार्ट का एग्जांपल क्यों दिया था? ये इसलिए तो दिया था, डीमार्ट ने क्या किया? इसी लेवल का तो ग्रोथ दिखाया उन्होंने, एक्सपैंड किया और एक्सपैंड किया और कमाया और कमाया और कमाया और कमाई से और ज्यादा कमाया, और धीरे धीरे करते करते क्या कर गए? एक्सपेंशन कर गए। तो उन्होंने रीडिफाइन कर दिया बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। किसको रीडिफाइन कर दिया? बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। कि भैया ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि साल के एंड में आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया। ग्रोथ का मतलब है कि साल के एंड में आप 4 ब्रांचेस और खोल रहे हो, और वो 4 ब्रांचेस से नेक्स्ट ईयर आप 10 ब्रांचेस खोल रहे हो, फिर नेक्स्ट ईयर आप 50 ब्रांचेस खोल रहे हो, फिर आप कंट्रीज चेंज कर रहे हो, अलग अलग कंट्रीज में ग्रो कर रहे हो, फिर और कंट्रीज में ग्रो कर रहे हो। दिस इज हाउ यू ग्रो। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कंज्यूमर सोवरेनिटी का हमेशा ध्यान रखता है। मैकडॉनल्ड्स की बात करता हूं। मैकडॉनल्ड्स इज द कंपनी, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर मैकडॉनल्ड्स प्रोवाइड यू वेजिटेरियन फूड। KFC, India is the only country where KFC started selling vegetarian food. Pizza Hut is the only, ठीक है, India is the country where Pizza Hut started selling vegetarian food. मतलब कंज्यूमर सोवरेनिटी उन्होंने समझी, उसको पता है कंज्यूमर को चॉइसेस चाहिए, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां की बड़ी सी पॉपुलेशन क्या है? वेजिटेरियन है। उस वेजिटेरियन पॉपुलेशन को सर्व करना है तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, कंज्यूमर को चॉइसेस देनी पड़ेगी। सिर्फ नॉन वेज की बेसिस पे हम काम नहीं कर पाएंगे, बड़ा मार्केट शेयर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो उसने क्या किया? हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर को चॉइस दी, कंज्यूमर को सुप्रीम रख के उसने हर चीज के बारे में सोचा। समझे कि नहीं?
नहीं तो गुजरात में तो चालू हो ही नहीं सकती थी। गुजरात में ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग क्या है, ठीक है, वेजिटेरियन है। फिर क्या होता, गुजराती के साथ क्या होता, भैया बंद कर दो वहां। हाँ तो समझ पा रहे हो आप? इंपैरेटिव लॉसेस, कुछ तो देखो इसका लॉस भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फायदे हुए हैं, थोड़ा बहुत इससे लॉस भी हुआ है। अब देखो लॉस क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जहां पे सोशल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता था। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पे सोसाइटी को ऊपर रखा जाता है। सोसाइटी को ऊपर रखने का मतलब कि भैया हम सोसाइटी के बारे में पहले सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? सोसाइटी के बारे में पहले सोचेंगे। हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोच रहे हैं हर इंसान की नौकरी जानी नहीं चाहिए। अरे तो भाई उसकी वजह से देखो बात तो थोड़ी सही है, अगर नौकरी जाएगी तो उसकी फैमिली का क्या होगा, बट यार उसे भी तो काम करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि वो काम ही ना करे, थोड़ा बहुत भी काम तो उसे करना चाहिए। तो यही चीज बोलता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेस्ट इज अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी, मतलब सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है। इफ लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, इट लॉसेस द प्रैक्टिकल रेलेवेंस वंस पीएसयूज आर सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जैसे ही पीएसयू को प्राइवेट एंटरप्राइज के पास बेच दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को सोचना हो गया बंद। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखो टाटा को तो जानते हो आप, रतन टाटा। रतन टाटा की जो कंपनी है टाटा सन्स, उसके एक बार जो सीईओ बने थे, चेयरमैन बने थे, वो बने थे साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री और रतन टाटा जो हैं, दे आर लाइक फैमिली मेंबर्स। मिस्त्री फैमिली एंड टाटा फैमिली आर कनेक्टेड, मतलब होता है ना नानी का परिवार, वैसे टाइप का, इस तरीके का थोड़ा थोड़ा कनेक्शन इनके बीच में। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपने सुना होगा ना एक रिलीजन होता है, जैसे जॉन अब्राहम भी उसी रिलीजन से है, दैट रिलीजन इज कॉल्ड पारसीज। तो ये पारसी है, मतलब पारसी की कहानी बताता हूं मैं आपको। पारसीज इंडिया में कैसे आए थे? पारसीज आर लाइक दे आर फ्रॉम पर्शियन, पर्शियंस आए, ठीक है, उन कंट्रीज से। आपने सुना होगा ना प्रिंस ऑफ पर्शिया, एक मूवी भी है, वो लोग पारसीज हैं, ठीक है। वो लोग क्या हुआ, वो लोग आए इंडिया में, वहां से वो लोग आए इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंटर हुए वो लोग, तो इंडिया में इंटर हुए, वो इंडिया के लोगों से मिले। तो इंडिया के लोगों से मिलते हैं, इंडिया के लोगों से मतलब इंडिया के किंग से मिले, बोले यार क्या आप हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे सकते हो, क्या आप हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे सकते हो? तो उनको एक बार तो किंग ने मना कर दिया, बोले यार कि आपको रहने के लिए हम जगह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो हम आपको क्या नहीं कर पाएंगे, आपको जगह नहीं दे पाएंगे। तो उसने क्या कहा, सुनना, उसने क्या कहा, एक काम करो, उसने क्या कहा, एक काम करो, आप एक गर्म दूध मंगवाओ। उसने गर्म दूध मंगवाया, उसने कहा चीनी मंगवाओ, चीनी मंगवाई उसने, गर्म दूध के अंदर उसने चीनी बोली मिला दी, ठीक है। बोले अब बताओ हम कहां हैं? बोले हम पारसीज भी ऐसे चीनी के जैसे ही हैं, ठीक है, हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि आप लोग के बीच में घुल मिल भी जाएंगे और सिर्फ प्रेम बढ़ाएंगे। तो वो बात ना किंग को बड़ी अच्छी लगी, उसने क्या करा, पारसीज को आने के लिए परमिशन दे दी। तो पारसीज एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, जैसे जॉन अब्राहम, अगर आपने जॉन अब्राहम पारसी है, इसके अलावा वो वोमन ईरानी, ये भी पारसी है। तो ये सब लोग है ना पारसीज हैं एक्चुअली। सो उसी तरीके से ये टाटा भी पारसीज हैं, फिर रतन टाटा, ये पूरी रतन टाटा, टाटा फैमिली पूरी पारसीज है, मिस्त्री फैमिली पूरी पारसीज है, ये सब पारसीज लोग हैं। सो इस तरीके से दे एंटर्ड इनटू कंट्री, समझ रहे, इस तरीके से लोगों ने इंडिया में क्या करा, एंटर करा, और बहुत अच्छा हुआ, अच्छे लोग हैं, ठीक है। एक वो मूवी आई थी ना रुस्तम, पूरे एंटायर पारसी कम्युनिटी के अंदर सिर्फ एक ही केस हुआ था, वो भी रुस्तम के ऊपर, उसके अलावा एंटायर पारसीज में ऊपर कोई केस नहीं हुआ, आज तक एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं किसी भी पारसी के ऊपर, एक्सेप्ट दैट रुस्तम वाला केस। चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सोशलिस्टिक पैटर्न में, अब आप सोचो रतन टाटा के बीच में क्या हुआ। रतन टाटा ने क्या करा, सुनना, रतन टाटा ने सरकारी कंपनियां टाटा की एक तरीके से, बोले कोई भी सरकारी कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी, तो उसी तरीके से टाटा की भी कोई कंपनी बंद नहीं होगी, भले वो लॉस में हो। ये पॉलिसी पे टाटा काम करता था। साइरस मिस्त्री ने क्या किया, वो टाटा की वो कंपनीज को बंद कर दिया, ठीक है, जो लॉस में थी, उसने आदमी को नौकरी से निकालना चालू कर दिया। रतन टाटा को यही बात पसंद नहीं आई, उसने इसी बात पे साइरस मिस्त्री को डांटा, चेयरमैनशिप वापस अपने पास ली, और इस तरीके से रातों रात साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से रिमूव कर दिया। बात समझ आई?
उसके बाद इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, केसेस हुए, इसने उस कंपनी के ऊपर केस किया एंड देन फाइनली मैटर को सॉल्व कर दिया, क्योंकि टाटा हैव अ पॉलिसी एंड टाटा ऑलवेज वांट्स टू बी ऑन दैट पॉलिसी। टाटा अपनी पॉलिसी को बदलना नहीं चाहते कभी भी। टाटा सन्स इज अ ट्रस्ट। टाटा इज लाइक कमाना है हमें लोगों के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट बेचना है, बट हमें लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ना। टाटा इज नॉट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, टाटास आर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ये मैंने आपको टाटा का एक एग्जांपल दे दिया, बट सोशलिस्टिक पैटर्न में ये मतलब जो पीएसयूज जब तक सोशलिस्टिक थी लोगों के बारे में सोचती थी, प्राइवेटाइजेशन में लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता। मुकेश अंबानी एक भी इंसान के बारे में नहीं सोचता है। उसने अगर एनजीओज वगैरह चालू कर रखे हैं तो वो इसलिए चालू कर रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सीएसआर पॉलिसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी है, सरकार की कंपलसरी, इसीलिए उसने बनाया, अदरवाइज उसका कोई मन नहीं था। कोई उसको कुछ मतलब नहीं, खुद कमाएगा, खुद अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाएगा। रतन टाटा जितना डोनेट कर चुका है, अगर वो डोनेशन जोड़ लो रतन टाटा की वर्थ में, तो वो अंबानी से डेढ़ गुना अमीर हो जाएगा। इतना वो डोनेट कर चुका है। मतलब अंबानी की टोटल वैल्यूएशन का 50% रतन टाटा डोनेट कर चुका है ऑलरेडी, और आगे और भी डोनेट करेंगे। क्या ना बीवी है ना बच्चा है, क्या करे इतने पैसों का। ठीक है, एक बार उसे प्यार हुआ था, घर आया, तब तक वो पीछे से शादी कर ली, बात पे रहा। ठीक है, बात पे रहा, और वो गम इसको इतना लगा कि बोले यार अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, सारा गुस्सा बिजनेस में लगा दिया और टाटा को कितना ग्रो कर दिया। ठीक है, चलो, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या करता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के बारे में काम करता है। क्या बोल रहे हो? वैसे हाँ, मतलब इंसान शादी के बाद थोड़ा मतलब ही होता है, सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करता है, लाइक अंबानी सेल्फ इंटरेस्ट, बीवी बच्चे। ठीक है, लुक एट रतन टाटा, सोसाइटी, पब्लिक। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे करके गए। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट। Privatization encourages the free play of market forces, but in the process, goods are produced only for those who have means to buy them. तो प्राइवेटाइजेशन फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे फोकस करता है, बट ये वही गुड्स बनाता है जो लोग खरीदेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं खरीदेंगे, कम इंटरेस्ट के गुड्स होते हैं, वो लोग नहीं बनाते। जहां पे ज्यादा प्रॉफिट से वही बनाएगा। When prices rises, which is obvious tendency of a system driven by free play of market forces, weaker section of the society suffers deprivation. तो अगर प्राइस महंगी हो जाती है, आप सोचो तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, सो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को तो प्रॉब्लम हो रही है। जो अमीर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अभी क्या कर रहा है, डेप्रिविएशन फील कर रहा है। ठीक है, जो 100 चीजें खरीद सकता था वो 100 की जगह 80 ही खरीद पा रहा है। समझ आ गया? सिलसिला ट्रेजेडी में कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।